वेलकम टू दी अंजलि अरोड़ा टॉक शो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Namaskar, ma'am, and thank you very much for making me part of this wonderful scenario. I hope you people are doing well, and hopefully you would grow uh, well, like a flower in the future. सर सर अगर आपने हमारा शो देखा हो तो आप जानते होंगे कि हमारी शो की जो टैग लाइन है वो है अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी। तो सर आप क्या करेंगे, व्हाट इज पैशन अकॉर्डिंग टू यू? मैंने आपके शो देखे हैं और आप बहुत बढ़िया तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। पैशन की जहाँ तक बात है, मेरे बहुत सारे पैशन हैं। अच्छा। लेकिन जो एक्सट्रीम पे है या जो सबको ओवर पावर करता है वो ऑब्वियसली आर्ट है, पेंटिंग। मतलब मैं रीडिंग मेरा पैशन है, एंड पॉलिटिकल न्यूज़ मेरा पैशन है, हैपनिंग अराउंड मी इज आल्सो माय पैशन। आई वांट टू नो एवरीथिंग। एंड साइंस भी मेरा पैशन रहा है। साइंस अभी भी कुछ नया साइंस फिक्शन वगैरह का कुछ आता है मैं देखता हूँ। मूवीज मेरा पैशन है, रोमांटिक मूवीज मेरा स्पेसिफिक पैशन है। तो ये पैशन तो आपका मेरे साथ मैच कर रहा है, रोमांटिक मूवीज। मुझे मुझे वो सॉफ्ट मूवीज ज्यादा पसंद है। मैं ज्यादा वो मारधाड़ पसंद नहीं करता। अगर मारधाड़ देखनी होगी तो आई वुड प्रेफर WW2, वर्ल्ड वॉर सेकंड की जो मूवीज हैं। सर आपका ये पैशन, जैसे कि आपने कहा आर्ट जो है वो मेन पैशन है आपका, तो ये इसकी शुरुआत कैसे हुई हम जरूर जानना चाहेंगे। बहुत ये तो बहुत लंबा सिस्टम है। मतलब बहुत लंबी कहानी है। जितना मुझे याद है, मैं थर्ड क्लास में था शायद। तो वंस आई ड्रू समथिंग विद अ चॉक ऑन माय स्लेट। इट वाज अ फिश, आई थिंक। तो मेरी जो टीचर थी, आई वाज इन प्राइमरी स्कूल दैट टाइम। आई बिलोंग टू ओल्ड दिल्ली एरिया। मैं पुरानी दिल्ली से हूँ ओरिजिनली। तो मेरी जो टीचर थी, मिसेस डूबे करके होती थी, तो उनको मैंने दिखाई वो। तो उन्होंने कहा कि आप सारी क्लास में दिखा के आओ। एंड देयर यूज्ड टू बी 4 more क्लासेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में। तो आई वाज इन थर्ड। तो तो सब फिर मैं लेके, अब छोटा था, लेके गया। तो टीचर्स ने वो बच्चों को दिखवाया मेरे से और फिर ताली बजवाई। तो आई रिमेम्बर दोज थिंग्स। मैं पेंटिंग तो मैं पूरी लाइफ की हुई है। तो वो पैशन का मतलब बिगनिंग से ही है वो। आई यूज्ड टू ड्रॉ कॉमिक्स में। एक साप्ताहिक मैगजीन आती थी, उसमें बाबूजी करके कुछ आते थे। तो मैं वो, आप यकीन कीजिए, मैं मेरे ख्याल 6-7 साल का हूँगा और मैं उनको कॉपी किया करता था। मेरी सारी नोटबुक्स जो थी, रफ नोटबुक्स थी, सब में भरा पड़ा था ड्राइंग। और क्या आप जी कह रहे बोलिए। हैं कि आपका ये बचपन से पैशन है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी फैमिली का भी साथ होता है, सपोर्ट होता है। जैसे हम लोग को एप्रिसिएशन जो उनसे मिलता है वो हमारी पैशन को और बूस्ट कर देता है। तो आपका फैमिली का रिएक्शन कैसे था आपका आर्ट एज अ पैशन देख सुनकर? देखो, मेरे पास एक कहानी है। मैं आपको मतलब मेरे तो मैं आज जब बैठता हूँ और आज जब उस बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो बहुत क्रूशियल एक 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 क्रूशियल एक इवेंट है, स्टोरी है, जो मुझे लगता है कि मैं मेरे लिए वो सबसे शेयर करता हूँ। मुझे आपसे भी शेयर करूंगा मैं इस प्लेटफॉर्म पे भी। हुआ क्या कि मैं जब थर्ड में था, जब मैंने वो फिश वाली बताई थी, तो मेरी जो टीचर थी उन्होंने मेरे फादर को बुलवाया। ओके। थोड़ा सा थोड़ा सा लंबा है। लंबी मतलब थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। और ये बहुत पूरी स्टोरी जुड़ी हुई है, लिंक है। और इससे शायद जो आपके ऑडियंस है और प्लस आपको भी समझ में आएगा। तो मेरी टीचर ने मुझे बुलवाया, तो मेरी टीचर ने मेरे फादर को बुलवाया। तो आई बिलोंग टू अ पंजाबी क्रिश्चियन फैमिली। तो बाऊ जी बोलते हैं हम फादर को, बोलते थे। तो मैं लेके नहीं गया। मुझे ये डर था उस वक्त, छोटा बच्चा, वो मुझे ये था कि भैया कोई गड़बड़ हो गई है। एंड बाबूजी बेल्ट से मारा करते थे, तो गड़बड़ होने वाली है। तो मैं 2-3 दिन तो लेके नहीं गया। एंड देन अच्छा। शी इंसिस्टेड कि मैंने तुम्हें बोला था, तुम लाए नहीं, ये वो। फिर मैं बाबूजी को लेके गया अल्टीमेटली। तो बाबूजी को उन्होंने बोला कि एक शंकर्स इंटरनेशनल कंपटीशन होता है। अभी भी शायद होता होगा, मुझे पता नहीं। डॉल म्यूजियम जो है, जो शंकर्स एकेडमी है इधर ITO पे,
ये शंकर पिल्लई करके जो फर्स्ट कार्टूनिस्ट हुए हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको नेहरू ने पूरी बिल्डिंग दी थी, नेहरू जी ने। तो वो उनका बहुत बड़ी संस्था है जो बच्चों का ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स कराया करती है। तो कहने लगे ओके। भाई इसका आर्ट ड्राइंग में हाथ अच्छा है, इसको ले जाओ, आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कराओ। बाबूजी इतना पढ़े लिखे नहीं थे, बाबूजी भी नहीं थे, मामा भी नहीं थी, और जिस फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ और जिस बस्ती में मैं रहता था पुरानी दिल्ली में, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे कि लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो। बाबूजी ने पता करा शंकर्स क्या होता है, ये वो। तो एक मेरे रिलेटिव्स ने बोला कि भैया, मतलब बाबूजी को बोला, जो उनके कजन्स थे, कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अपना अपनों को देते हैं प्राइज वाइज, आप छोड़ दो इसको। अब मेरी मदर जो थी वो बहुत तेज थी, मतलब तेज इन द सेंस दिमाग की बहुत थी वो मेरे को लगता है कि मुझ में उनका बहुत सारा थॉट प्रोसेस है। तो उन्होंने बाबूजी को इंसिस्ट किया कि नहीं, आप करो इसको फॉलो, अगर टीचर ने बोला है तो। तो फिर बाबूजी ने क्या करा, एक शंकर्स वीकली आती थी इंग्लिश की मैगजीन, वो लगा दी घर पे। ओके। तो वो शंकर वीकली, मुझे हिंदी ठीक से नहीं पढ़नी आती थी, तो मेरे लिए तो बेकार थी वो। तो वो एक मेरे ख्याल शंकर्स वीकली वीकली आती थी, तो 4-5 इशू आए, उससे कुछ पता लगा नहीं। तो ये बात आई गई हो गई, खत्म हो गया ये किस्सा, मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन जब मैं 8वीं क्लास में गया, छठी क्लास में गया, या 7वीं में, छठी या 7वीं की बात है, तो जो टीचर थे वहाँ पे, उन्होंने 3 लड़के सिलेक्ट करे। एक अच्छा। मैं था, एक मेरे फ्रेंड, 2 मेरे और फ्रेंड थे क्लासमेट से। तो उनको हमें फिर उन्होंने बताया कि शंकर्स इंटरनेशनल 12 खंबा रोड पे मॉडर्न स्कूल में होता है, एंड यू पीपल गो। पार्टिसिपेट किया उसमें, सिलेक्ट हुआ, जो स्पेशल मेंशंस होते हैं, प्राइज वगैरह फर्स्ट सेकंड तो नहीं आया, वो बहुत लंबा बहुत बड़ा वो होता है। हमारे हम छोटी शीट पे काम करते थे, हम तो वो क्वार्टर इंपीरियल पे काम करते थे, हमें ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। हम रामजस से पढ़ा हुआ हूँ मैं, नंबर 1 दरियागंज से, तो इतना कुछ था नहीं, पढ़ाई में होशियार था, तो अच्छे स्कूल में तो था मैं। तो उसमें प्राइज़ तो नहीं आया, लेकिन सर्टिफ़िकेट मिलता था, एक बुक मिलती थी, और शंकर्स से हम लेके आते थे। वो 2-3 साल, 4 साल मैं जितने दिन पार्टिसिपेट किया, उसमें मेरे को मिला। वहाँ यहाँ पे ये वाला जो फ़ेज़ है, ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब इसके आगे की जो एक कहानी है, जो मैं चाहता हूँ कि आप सुनें, मेरी जर्नी का पार्ट है वो, कि 8वीं क्लास में थे मैं, अच्छा स्टूडेंट था। जब मैं 5th में था, तो 5th बोर्ड होता था हमारे टाइम में, तो आई गॉट फर्स्ट इन द क्लास। मुझे रामजस में एडमिशन मिला हुआ था। रामजस एलाइट था, जैसे आजकल डीपीएस वगैरह है, वो एलीट ग्रुप कहलाता था। रामजस में एडमिशन आसान नहीं था, बट जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय स्टैंडिंग इन द 5th, आई गॉट दैट एडमिशन। तो फिर वो छठी, 7वीं, 8वीं तक आते-आते वो पढ़ाई से दिल हट गया। वहाँ कुछ ट्यूशन्स के चक्कर थे, फादर गरीब थे, मतलब गरीब थे तो गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन इतना अफोर्ड जी नहीं कर जी। सकते, तो मैं हटता चला गया वहाँ से पढ़ाई से। अब हम स्कूल से भागते थे। जिन दिनों कॉपियाँ चेक होनी थी, इंग्लिश की कॉपियाँ जानी होती थी प्रिंसिपल के साथ, तो पूरे 6 महीने के, 3 महीने के वो जो काम था, वो कॉपियाँ सबमिट करनी होती थी, हम काम तो करते ही नहीं थे। तो वो स्कूल से भागने लगे, मतलब स्पेसिफिकली 2-3 दिन भाग जाते थे। तो एक दिन भागे, तो हमारे वहीं कोटला फिरोज शाह है, जो प्रेस एरिया में है दिल्ली के पास। उसमें जाके टाइम बिताया करते थे। मैं तुर्कमान गेट रहता था, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, रामजस इस साइड पे था। वो जितना रामजस दूर था, उतना वो कोटला दूर था, तो वहाँ जाके खेलते कूदते थे, वापस आ जाते। कोटला में क्या हुआ कि मैं, क्योंकि बीइंग एन आर्ट की तरफ मेरा पैशन था, तो मैं खेलने से ज़्यादा खेल खेल नहीं पाता हूँगा। तो मैं ऊपर एक अशोक की लाट या एक लाट पिलर बना हुआ है, अशोक की लाट तो ओके। नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है अब क्या है वो। तो वो उसपे पीठ लगा के अपनी जो ड्राइंग की फाइल थी, पीछे पावर हाउस होता था, और ये जेन्युइनली सच्चा किस्सा है ये। तो मैं वो पावर हाउस को ड्रॉ कर रहा था, जो अच्छा। साइट सीइंग हो, तो वो मैं ड्रॉ कर रहा था। और कोई मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता है, फील्ड ड्राइंग्स होती हैं, ये सब कुछ नहीं पता था। तो वो मैं ड्राइंग कर रहा था बैठा हुआ। तो एक फॉरेनर आए, और उनको जो गाइड था, वो लेके उसको मेरे पास आ गया, ओके। और उन्होंने उन्होंने कहा कि देखो जी, ये छोटा बच्चा स्केचिंग कर रहा है बैठ के। फॉरेनर्स खुश हुए, आप खुश होके चल दिए। अब मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था, उसे इंग्लिश लैंग्वेज का तो कुछ पता ही ना, जो आपस में बात हुई। लेकिन वो उसने फिर जो गाइड था, उसने कुछ बोला उसको, ओके। फॉरेनर्स को। तो वो फॉरेनर आए, दे गेव मी 5 रुपीज नोट। अच्छा। अब इसको मैं बताता हूँ, ये ईयर हो गया, मैं हूँ 73-72 की बात। ओके।
72 73 की बात, 12-13 साल का होगा मैं, 72 60 बॉर्न हूँ, 70। तो उस वो 5 रुपए उस वक्त क्या वैल्यू थे, आप समझ सकते हैं। जी जी। अब हमने क्या करा, मैंने 5 रुपए मिले, बीइंग एन ऑनेस्ट एंड ज्यादा चालाकी कभी जिंदगी में कभी नहीं रही, तो मैंने क्या करा कि वो 2 तो हम भागे हुए थे, मेरे साथ एक लड़का था, और 3 कोई वहीं से आए हुए थे बच्चे। वो सारे मिल गए, तो मिलके खेल रहे थे, वो 4 खेल रहे थे, मैं बैठा ड्राइंग कर रहा था, वो मैंने उनके साथ शेयर कर लिया पैसा। अच्छा, मैं और दलीप सीधे वहां से जो मेरे साथ दूसरा लड़का था, हम सीधे निकले वहाँ, एक स्टेडियम करके पिक्चर हॉल होता है आर्मी के लिए, वो 60-65 पैसे का टिकट होता था उसपे, अच्छा। मूवीज का। गए, मूवी देखी शाम को 3 से 6। ये मेरा स्कूल होता था 1 डेढ़ 1 सवा 1:20 1:10 का शायद, या 1 बजे का। ये इंसिडेंट हो गया होगा 2 ढाई बजे तक, क्योंकि हम तो खेलने गए हुए थे। वहां से पैदल पैदल निकले, जू के सामने वो था, वहां मूवी देखी, शाम को 6 बजे आते थे हम घर, 6 बजे पहुंच गए टाइम से। तो ये एक इंसिडेंट और है जहाँ पे मेरे को आर्ट की एप्रिसिएशन मिली। अब इसी से जुड़ा एक और किस्सा है। जी अब जी। हम भागते थे, कितने दिन हम कोटला में खेलते, तो हम घूमते घुमाते वहां से सीधा एक रास्ता जाता है अंदर बाल भवन के लिए। अच्छा। ये देखिए, ये एक आर्ट, ये ऐसी चीज है कि जिसने मेरी लाइफ बनाई है, हम्म। जिसने मुझे आर्टिस्ट बनाया है, नहीं तो मैं खो जाता। ठीक है। तो वो रास्ता जो है एक्सप्रेस के सामने से सीधा बाल भवन आता है, तो हम घूमते, कोटला का अपोजिट है ये। हम अच्छा। कोटला में ज्यादा खेले नहीं, हम वहां से निकलते निकलते बाल भवन की साइड आ गए। दैट वाज थर्सडे। थर्सडे को बाल भवन बंद होता है, हमें पता लगा कि ये बाल भवन है भाई। तो हम ओके। गए, तो चौकीदार ने कहा कि नहीं नहीं, आज तो छुट्टी है, तुम कल आना। अब कल तो फिर कल स्कूल से फिर भागे। अब कैसे हम बाल भवन के लिए, मैं और दलीप दोनों भागे। भागे तो हम फिर वो, मतलब हमने बंक किया और हम पहुंच गए बाल भवन डायरेक्ट इस बार। अब डायरेक्ट बाल भवन पहुंचे, तो बाल भवन में जब मैं घूम रहा था, बाल भवन की गलियारों में हम उसको एक्सप्लोर कर रहे थे, तो पेंटिंग सेक्शन के सामने आए। अच्छा। अच्छा, क्योंकि ये स्कूल का टाइम था, तो बाल भवन में जो बच्चे हैं ज्यादातर समर में आते हैं, रश समर में होता है, उस वक्त उल्लू बोलते हैं उनमें। और नॉर्मल डेज में, क्योंकि इट्स रिक्रिएशनल एक्टिविटी सेंटर है, कोई ऐसा कंपलसरी होता नहीं है बच्चों के एडमिशन, बच्चों के लिए, तो कोई नहीं आता। तो मैं और दलीप हम झांक रहे थे अंदर पेंटिंग सेक्शन में, बिकॉज दलीप भी ड्राइंग करते थे। तो वो हम सावित्री मैडम करके एक टीचर हैं, अभी भी हैं, वो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बच्चे पेंटिंग करोगे। हमें क्या चाहिए था, हमें टाइम बिताना था, पेंटिंग हमारा पैशन था, घुस गए दोनों। करेंगे। अब हमारी पेंटिंग देख के जो सावित्री दीदी थी, उन्होंने कहा तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो, तुम रोज आया करो। अब ये सोच लो, बाल भवन से मैं वो जो उस दिन जुड़ा, उसके हम्म। बाद मैंने मैनेजर पब्लिकेशन की उस पोस्ट पे से रिटायरमेंट लिए बाल भवन से। मैं बाल भवन में, फिर मैं टीचर बना वहाँ पे, पार्ट टाइम टीचर। 79 ईयर ऑफ द चाइल्ड था, तो वो क्योंकि अच्छा ड्राइंग करता था बहुत सिंसियरली, हम टीचर टीचर के साथ 9 बजे पेंटिंग सेक्शन में घुसते थे, टीचर के साथ 5:30 पे बाहर निकलते थे। मतलब ओके। हम ऐसे नहीं करते थे 1 घंटे 1.5 घंटे। अब हाँ। पेंटिंग के साइज अगर मैं आपको बताऊं, कोई यकीन नहीं करेगा, 10 फुट बाई 6 फुट की, 4 फुट की पेंटिंग होती थी हमारी। ओके। और कंपोजिशनल सब्जेक्ट होते थे। अच्छा, वहाँ पेंसिल अलाउड नहीं थी, तो हम डायरेक्ट ब्रश से ड्राइंग करा करते थे। तो जो असली जो पेंटिंग का लर्निंग और कॉन्फिडेंस, और फिर आगे ग्रोथ जो हुई है, वो मेरी बाल भवन से हुई है। और सावित्री मैडम का, मतलब उस दिन वो अगर मुझे नहीं बुलाती, तो हम 1-2 दिन जाते, उसके बाद तो क्या जाते, क्योंकि मेंबर्स के लिए होता है, लेकिन हम मेंबर नहीं थे, तो उन्होंने बुलाया, तो मुझे, मैं उनको बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने मेरे मेरे टैलेंट को शायद रास्ता दिया। एक्चुअली, एंड ये जो आपने बात की कि जब हमारा कोई पैशन होता है ना, जैसे जैसे कि शाहरुख खान ने भी अपनी मूवीज में कहा है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो रास्ते बन ही जाते हैं। कुछ ऐसी ही आपकी पैशन जर्नी है देखा जाए तो। हाँ, ये शिद्दत से चाहना थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, उससे पहले जो था वो सिर्फ पैशन था, पेंटिंग में कैरियर वैरियर का कुछ दिमाग में था नहीं। अच्छा, पेंटिंग में मैं तब भी नहीं आया, पेंटिंग में करता रहा, बड़ी पेंटिंग करी, कॉलेज ऑफ आर्ट जाना मांगता था, फिर वो बाबूजी को बोला कॉलेज ऑफ आर्ट, मैं साइंस साइड था, हाई सेकेंडरी थी, तो आई गॉट डिसेंट मार्क। तो मैंने बाबूजी को बोला भाई मैं कॉलेज तो जाऊंगा, लेकिन कॉलेज नॉर्मल कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं कॉलेज ऑफ आर्ट जाना मांगता हूँ। अच्छा। अब मुझे बेचारों ने फिर किसी से पता किया, वो कोई एक कजन ब्रदर थे, वो कहने लगे वहाँ खर्चा बहुत होता है तो बाबूजी। अगर उस टाइम की बात करें तो आर्ट को एज अ करियर ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता था।
हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये 1979 की बातें कर रहा हूँ मैं। ओके। तो उन्होंने भी अप्रिशिएट नहीं किया। फिर वो बाबूजी ने कहा, तू कॉलेज ऑफ आर्ट तो हम भेज नहीं पाएंगे, वहाँ खर्चा 200 रुपये महीना, स्टेशनरी का खर्चा, पेपर कलर का तो नहीं कर पाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है। वो जनरली क्या होता है, बच्चे जो है वो फर्स्ट ईयर से ही कमाना चालू कर देते हैं। तो फिर वो हाँ। मैंने क्या करा कि मैंने, ठीक है मैं कॉलेज तो फिर भी जाऊंगा, तो आई गॉट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तब मैंने ओके। कुछ नहीं मिला तो साइंस भी बाबूजी ने मना कर दी थी कि भाई साइंस तेरी महंगी पड़ेगी हमें आगे, तो साइंस छोड़ दे। तो फिर मैंने इंग्लिश ऑनर्स में चला गया। अब क्योंकि इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं था तो मेरी स्पोकन इंग्लिश तो वैसी है, लेकिन लिखने में स्ट्रांग है, तो मैं फिर इंग्लिश ऑनर्स में किया। तो रामजस कॉलेज से किया। कॉलेज ऑफ, जब कॉलेज में थे तब मैं फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करता था, जितने भी यूनिवर्सिटी के फेस्टिवल्स होते हैं। इनफैक्ट बिट्स पिलानी से जो मेरी टीम थी रामजस की, 2 बार हम ओवरऑल ट्रॉफी लेके आए। एंड मेरा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें। मैं 3-3 4-4 प्राइज लेके आता था। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आते थे बिट्स ओके। पिलानी में। ग्रेट। तो उसमें मेरे स्केचिंग में एक बार फर्स्ट आया, एक बार सेकंड आया, और पेंटिंग में भी मेरा थर्ड प्राइज था। कुछ एक ऑन द स्पॉट पेंटिंग स्केचिंग में भी मेरा फर्स्ट प्राइज आया। तो वो एक बहुत इंस्पायरिंग था। लेकिन इसमें क्या है कि मेरे लिए हर्डल्स आई, मेरे को पेंटिंग से रोका गया या रुकता रहा मैं। लेकिन मैं इससे, वो मेरी डेस्टिनी थी, मैं जुड़ता चला गया। अब इसमें एक और बात ऐड करता हूँ कि मैं बाद में कमर्शियली बहुत बिजी हो गया। ओके। कमर्शियली मतलब जब मैं बालभवन पहुंचा तो बालभवन में टीचिंग प्रोफेशन था। फिर मेरे को प्रमोशंस मिलती गई। मैं सिंसियर वर्कर था, मेहनती था, विदाउट जी। विदाउट पॉलिटिक्स, विदाउट कोई इंटरेस्ट, मतलब कोई मॉनेटरी इंटरेस्ट के मैं काम करता था। एंड डायरेक्टर्स वगैरह अच्छे थे। मिसेस सेठ होती थी, पद्मा सेठ। हाँ, तो वो उन्होंने मुझे प्रमोट किया। मतलब नेक्स्ट प्रमोशन दी, नेक्स्ट प्रमोशन थे। फिर उनको पता, अच्छा कहीं पे दलीप जो थे वो कमर्शियल उसमें चले गए थे, एड एजेंसीज में बाद में। तो एक दिन वो हम्म। मिले तो वो कहने लगे, जो तेरी फिगर ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तू इलस्ट्रेटर अच्छा हो सकता है। तो मुझे इलस्ट्रेटर वर्ड पता लगा। ये बात है 11वीं के फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की बात है। ये क्या होता है? तो मुझे इलस्ट्रेटर वर्ड पता लगा। तो फिर क्योंकि जॉब चाहिए थी, हम घर में कंट्रीब्यूट करना मांगते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना मांगते थे। तो एक वर्मा कॉमिक्स करके लाजपत में उसका ऐड निकला हुआ था कि चित्रकथा के लिए, चित्रकथा मतलब कॉमिक्स के लिए इलस्ट्रेटर चाहिए। हम्म। अब अपना पहुंच गए वहां पे लाजपत नगर। पहुंच गए, इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने पूछा आपका एक्सपीरियंस क्या है। वहाँ थोड़ा झूठ बोल के मैंने कहा, वो एड स्कोपर करके कोई एजेंसी उसने बताई थी मुझे, दलीप ने, तो मैंने उसका नाम ले दिया कि हाँ जी ठीक है। ये किया। एड स्कोपर में किया है। उन्होंने कहा ट्रायल दे दो, ट्रायल दिया। वो फिगर आर्ट तो थी अच्छी। कॉमिक्स मैंने बचपन में भी बनाई हुई थी उनकी, वो पता था क्या सिस्टम होता है। एक ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग थी। तो वो मैंने जी। बना दी। एक पहली खूनी कौन करके कॉमिक्स थी, इंस्पेक्टर हरीराम हवलदार, नहीं इंस्पेक्टर गंगाराम हवलदार हरीराम करके सीरीज थी। वो ओके। बनाई होते, वो टाइम ऐसा था जो कॉमिक्स बड़ी टॉप पे थी। उस कॉमिक्स की भरमार थी बच्चों के लिए। जी जी जी। तो मैंने 13 कॉमिक्स की वहाँ पे। ऐसे तो ज्यादा नहीं मिलते थे। 13 कॉमिक्स जो है वो एक पेज पे 6-7 फ्रेम होते हैं, और 32 पेज की कॉमिक्स होती थी। हाँ अच्छा जी। करते नहीं थे, उम्र तो थी नहीं नौकरियों वाली, तो फ्रीलांसिंग काम था तो ज्यादा करते नहीं थे। फिर जब बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती थी तो 3 दिन 4 दिन में खींच के आगे पास कर देते थे। बिना पेंसिल के ड्राइंग कर दिया करते थे। क्रोकिल वगैरह पता लग चुका था, वाइट कलर पता लग चुके थे। मतलब टेक्निकल चीजें आती चली गई। हाँ। वो उससे क्या हुआ है कि मैं पेंटिंग से हटता चला गया। फिर मैं कमर्शियली बहुत बिजी हो गया। ऐसा कोई पब्लिकेशन नहीं है दिल्ली के बड़े पब्लिकेशन जिनका मैंने इलस्ट्रेशन का काम नहीं किया। इनफैक्ट ओके। एनसीईआरटी में मेरी 17 किताबें हैं। जो अच्छा। फ्लेमिंगो है, विस्ताज है इंग्लिश की, और बसंत है 6ठी 7वीं 8वीं, और रिमझिम है 1 to 5। 2-3 तो मैंने इनमें इंडिपेंडेंटली की है, एक आध में कंट्रीब्यूशन हैं। सोशल स्टडीज की हैं, पॉलिटिकल साइंस की हैं, साइकोलॉजी की बुक्स हैं। बहुत काम किया। मतलब एनसीईआरटी में अगर आप सर्च करोगे तो मेन इलस्ट्रेटर था मैं। और ये मैंने, लेकिन ये मैंने किया 2003 के बाद। अब 2003 में मुझे समझ आ चुकी थी कि मैं पेंटिंग के लिए बनाऊं मैं गलत। यहाँ से मेरा वो जो कायनात वाली बात है ना, वो शुरू होती है। तब मुझे पता लगा कि नहीं, मेरा हाथ पेंटिंग का है। मेरे साथ जो जूनियर आर्टिस्ट और मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड थे वो कहते थे, जो तेरी पेंटिंग का हाथ है, तू इलस्ट्रेशन पेंटिंग स्टार्ट कर। अब पेंटिंग स्टार्ट करने के लिए मुझे
टाइम भी चाहिए था। तो 2003 में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। 20 साल हो चुके थे मेरे। मैंने 83 में परमानेंट हुआ था, मैं 79 में टेम्परेरी था, पार्ट टाइम। 83 परमानेंट हुआ, 2003 में आई सबमिटेड माय रेजिग्नेशन। लोगों ने बोला ये क्या कर रहा है, मैनेजर पब्लिकेशन की पोस्ट पे है, डिपार्टमेंटल हेड है, तुझे क्या हो गया, तू ये गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा है, लोग भाग रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैंने कहा नहीं, मेरे को जाना, पैशन है मेरा, पेंटिंग फॉलो करनी है, जो इतना बहुत टाइम से मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं नौकरी नहीं करता। फिर भी मेरे को फिर वो एनसीईआरटी का कॉल आ गई मेरे को। 5 सितंबर 2003 को मेरा फर्स्ट डे था विदाउट जॉब, टीचर्स डे अच्छा, वाले दिन। एंड 17 सितंबर को मेरे को एनसीईआरटी की कॉल आ गई थी, भाई हमारे लिए काम करना है। जो ऑथर्स थे बड़े बड़े पब्लिकेशंस के, वो उनके लिए काम कर रहे थे। तो वो, अच्छा, उससे पहले एससीईआरटी काम किया था, फिर वो उनके साथ जुड़ गया, एनसीईआरटी एससीईआरटी काम किया। तो वो पेंटिंग नहीं कर पाया। पेंटिंग, जो मुझे पेंटिंग करनी थी उसमें हो नहीं रहा था। फिर 2004-5 में आके मैंने कहा नहीं, मैं स्टूडियो मेरा चल गया था, स्टूडियो कर लिया था छोड़ने के बाद। 6-7 आर्टिस्ट मेरे साथ काम करते थे, स्टूडियो जैसे कमर्शियल स्टूडियो। हम्म, फिर मैं उनके साथ काम करने लगा। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो एक दिन मेरे को लगा नहीं, मैं ये तो मैं जिसके लिए जॉब छोड़ के आया हूँ, फिर मैं यहाँ फंस गया कमर्शियल में, पैसा बहुत है इस लाइन में। मेरी हमें 350 रुपये एक पेज के मिलते थे। अब अच्छा, एक पेज मेरे को, मैं दिन में कम से कम 5-6 पेज बना दिया करता था, मनी बहुत थी। अच्छा, फिर क्योंकि टीचर था, गाइडेंस देना आता था, जूनियर आर्टिस्ट रख लिए थे, उनको करके उनके भी पैसे, मतलब उनको तो हम कम ही देते थे, उसके भी पैसे आते थे। तो और क्योंकि पब्लिकेशन में नाम था तो मेरे नाम पे काम मिलता था। लेकिन मुझे एक दिन लगा कि नहीं, मैं गलत जा रहा हूँ, मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। घर बना चुका था, शादी हो चुकी थी, अ, कार थी, सब, मतलब गरीबी तो मैं छोड़ चुका था पीछे। लेकिन हाँ, मेरा पैशन जो था पेंटिंग का, जो वो कायनात वाली बात है, उसके लिए फिर मैंने दोबारा सब स्टूडियो वगैरह बंद किया। एंड जी, 2007 में मैंने बिल्कुल टोटली कमर्शियल काम बंद किया। हालांकि अभी भी उसके बाद भी किया मैंने, मेरी बुक्स हैं मार्केट में, आर्ट प्लस वगैरह है, आर्ट प्लस है, बी आर्ट बीट्स है। अ, अगर गूगल करेंगे तो आपको बुक्स मिल जाएंगी। मैं आपको रिज्यूम भेजूंगा तो उसमें मिल जाएंगी बुक्स। तो फिर अल्टीमेटली फिर मेरे को वो छोड़ना पड़ा, कमर्शियल सारा खत्म करना पड़ा, पेंटिंग करनी पड़ी। पेंटिंग में भी इतना आसान नहीं था मेरे लिए। पेंटिंग में रिकॉग्निशन, अब मैं तो असली टाइम तो बिता चुका हूँ, असली टाइम तो मैं खो चुका था। जिस टाइम लोगों को पेंटिंग, मैं कहता हूँ 25 साल में आपको पेंटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। देन 10-12 साल में आते आते लोग आपको जानते हैं। मेरे केस हाँ, में ये गड़बड़ थी। मेरे केस में मैंने तो पेंटिंग लेट स्टार्ट करी। फिर कंजूस हूँ मैं, इतनी जल्दी पैसे नहीं निकालता हाथ से, किफायती कह लो, कंजूस कह लो। तो वो शो में मैंने इतनी जल्दी पैसे नहीं लगाए। फिर मैंने 2011-12 में पार्टिसिपेट करना चालू करा। हालांकि उससे पहले मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। मैंने 1983 में हुसैन साहब के साथ एक वर्कशॉप अटेंड की थी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, क्योंकि मुझे हाथों से ही लाइन मेरी, मेरे को हाँ, कोई इवेंट मिलता था, कुछ मिलता था, मैं पार्टिसिपेट करता था। वहाँ मेरे को प्राइज मिला था, मेरी पेंटिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वालों ने सिलेक्ट की थी, और वो एयरपोर्ट पे भी लगी थी। वो किसी ने, फ्रेंड ने फोन करके बोला जल्दी तेरी पेंटिंग लगी हुई है यहाँ पे। लेकिन मैं पेंटिंग में नहीं आ रहा था प्रॉपर्ली। फिर एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बार एक 1 डे वर्कशॉप हुई थी उनकी, वो पार्टिसिपेट किया था मैंने। कला मेला होता था, उसमें बाल भवन की तरफ से एज ए स्टाफ मेंबर पार्टिसिपेट किया, क्योंकि पैशन था पेंटिंग का, पेंटिंग तो करता ही था मैं, थोड़ा बहुत ड्राइंग व्राइंग करता था, तो वो करा। 2 बार मैंने कला मेला बाल भवन की तरफ से पार्टिसिपेट किया। एक बार तो बाल भवन में ही हुआ कला मेला, इनको जगह नहीं मिल रही थी तो हमें उन्होंने बूथ दिया था स्टाफ के लिए। तो मुश्किल से 2 आर्टिस्टों ने पार्टिसिपेट किया, मेरा वाले उसमें 2 ही लगे हुए थे, बाकी तो खाली होता था, और कोई यूजुअल काम नहीं था। मैं प्रॉपर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। प्रॉपर पार्टिसिपेशन के लिए फिर मैंने 2012 में पहला सोलो स्टॉल लिया था मैंने। एक कला मेला हुआ था पगल मैदान में, एक गैलरी अच्छा, थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, डिफेंस कॉलोनी में। उन लोगों को मैंने पेमेंट करी 25,000 के करीब, और फिर वो सोलो शो करा। वहाँ मुझे अप्रिसिएशन मिला, वहाँ लोग आए और बड़े लेवल पे अप्रिसिएशन मिला। उन्होंने बोला तेरा हाथ बहुत बढ़िया है, तू ये क्या कर रहा है, वो मत कर, ये मत कर। ड्राइंग्स लगाई थी, नहीं पेंटिंग लगाई थी। पेंटिंग को उन्होंने बोला कि आप अपनी ड्राइंग भी लगाओ, ड्राइंग बहुत पावरफुल है। उनको मैंने जो अप्रिशिएट करते थे मेरे को फाइल दी, तो मैंने फिर ड्राइंग लगाई। फिर मुझे समझ में आ गया कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। लेकिन हम्म, अब लोगों को मनवाना इतना आसान काम नहीं है, नहीं और है। इंडिया में तो आ, है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है। हमें तो सब सब शाणे कहते हैं ना, जैसे ऑल आर हाँ, वेरी। मैं आज जो आपसे बात कर पा रहा हूँ, ये जाता है सारा क्रेडिट कोरोना को, लॉकडाउन। लॉकडाउन में क्या हुआ, मैं पेंटिंग तो कर ही रहा था, मेरे पे पेंटिंग की भरमार थी, फेसबुक पे डालता नहीं था, डाली थी शुरू में, लेकिन कोई ज्यादा अप्रिसिएशन होता नहीं था।
तो वो थोड़ा-सा गड़बड़ लगती थी। 2 सितंबर 2019 में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा, फेसबुक फ्रेंड ने कि जोएल आप एक चैलेंज चल रहा है 10 पेंटिंग 10 दिन का, करोगे क्या? मैंने कहा कर लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। वो 10 दिन जो थे, वो 10 दिन में लोगों ने, क्योंकि उस वक़्त कुछ नहीं था लोगों के पास काम, वो सिर्फ़ सोशल यही था, नेटवर्क। फेसबुक ही था। तो सडनली रिकॉग्नाइज़ हो गया मैं, सडनली आप सोचो कि मेरी लाइफ़ ही चेंज हो गई। मेरे पास पता नहीं कोलकाता से कॉल्स आने लगी, हैदराबाद से कॉल्स आने लगी, दिल्ली के आर्टिस्ट हैं, हम तुम्हें जानते नहीं है, तुम हो कहाँ पे? गुड़गाँव की गैलरी ने फ़ोन किया कि तुम हो कहाँ पे यार? हम तो तुम्हें मिले नहीं, तुम कहते हो द्वारका रहते हो और तुम अभी तक थे कहाँ? ये वो वगैरह-वगैरह। और फिर होते-होते फिर इंटरव्यूज़ की भरमार हो गई, मैगज़ीन्स के कॉल आए, फिर एग्ज़िबिशन, ऑनलाइन एग्ज़िबिशन जो अच्छे एग्ज़िबिशन है, सबने इनवाइट किया। थोड़ा-सा मेरा ये रहता है कि पैसे दे के पार्टिसिपेट नहीं करना। मुझे लगता है कि उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, तो मैं जहाँ भी कोई किस पैसे वैसे कोई माँगता है, तो मैं उसको मना कर देता हूँ कि भई अभी मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास ज़्यादातर ज़्यादातर कॉल्स जो आईं, व आए तो सही और भी ऑफ़र, मैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ जिनमें वो कुछ पैसे माँगते हैं। लेकिन जितने आए इनवाइटेड गार्ड आर्टिस्ट में करे। तो वो मैं अच्छा, इसमें एक नाम मैं लेना माँगूँगा। ये बहुत ज़रूरी है कि मैं बताऊँ कि मेरी जर्नी में मेरे को किसने एक बहुत सपोर्ट दी। एक अशोक भौमिक सर हैं। अशोक भौमिक बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, आर्ट क्रिटिक्स हैं। दिल्ली एनसीआर के हैं वो। और आपसे पूछने ही वाली थी कि आप अपनी, कहते हैं ना, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैंने देखा है कि जिस तरह से मैं आपकी जो जर्नी सुन रही हूँ, पता चल रहा है कि कहीं आप छू के निकल जाते थे अपने पैशन को, लेकिन जब आपने कंप्लीटली इस पैशन में डुबकी लगाई, तो जी, जाके आपने अपनी, मतलब होता है खुद का टैलेंट आपने पहचाना। तो ये आप क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? ये क्रेडिट तो मैं अशोक भौमिक सर को ही दूँगा। क्योंकि बात पहचान की नहीं है, बात ये है कि मैंने इलस्ट्रेशन पूरी लाइफ़ की थी, तो मेरे दिमाग में ये था, मतलब मैं जो करता था मुझे लगता था कि मैं इलस्ट्रेशन तो नहीं कर रहा हूँ। वो एक जो कन्फ्यूज़न था, मैं पेंटिंग में जो रोक थी मेरे साथ चल रही थी, वो उसकी वज़ह से मैं नहीं कर पा रहा था। फिर अशोक भौमिक सर 2012 में एक शो था, तो उसका इनॉग्रेशन करने आए हुए थे। उन्होंने मेरी एक पेंटिंग थी क्राइस्ट इन द सिटी, तो वो कहने लगे कि ये पेंटिंग तो बहुत बढ़िया बनी है, परफेक्ट है। मैं वहीं खड़ा हुआ था कि मुझे पता था मेरी पेंटिंग के पास है। तो मैंने उनसे फिर बाद में कहा, मैंने कहा सर मैं पेंटिंग करता हूँ और मेरे लिए बहुत कन्फ्यूज़न्स हैं, क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ अपनी पेंटिंग दिखाने धुपाने के लिए? तो उन्होंने कहा जोएल, पेंटिंग के लिए आप कभी भी मेरे पास आ जाओ। अरे! बिल्कुल खुल्लम-खुल्ला। फिर वो उनको मैं दिखाता रहा, जाता रहा उनके पास। अब 2012 से आज तक, आज भी जो है मेरी एक पेंटिंग जो मुझे पसंद आती है, जो जो या मैं जो करता हूँ लास्ट, उसके बाद पहले मैं उनको भेज देता हूँ। उनका कमेंट आए ना आए, लेकिन उसके बगैर उनको ज़रूर दिखाता हूँ पेंटिंग। इससे पहले कि फेसबुक पे डालूँ या किसी और जगह पे जाऊँ, पहले मैं उनको दिखाता हूँ। तो उन्होंने मेरे को मोरली बहुत सपोर्ट किया। जब मैं काम करने लगा, होते-होते, तब उन्होंने मुझे बोला, "ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है।" लेकिन कहीं पे थोड़ा-सा मेरी और मेरी अंदर जो है, मुझे कुछ, देखिए हर व्यक्ति को, हर कोई भी हो, सबको अपनी वीकनेसेस पता होती हैं। राइट। आप देखते हो जब मैं तैयार हूँ, लेकिन जब मैं घर से चल रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं किस तरीके से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे अपने वीकनेसेस पता है, मैं किसी पेंटिंग को जब करता हूँ तो मुझे पता है कि ये पेंटिंग में कहाँ वीक रहा मैं। तो मैंने उसको करने के लिए, मास्टर करने के लिए, आज भी, अभी भी, मतलब मैंने पिछले 3 महीने तक मैंने उसपे स्ट्रगल किया। अब जो है मेरी पेंटिंग का डिफरेंट सिस्टम है। अब मैं कहता हूँ कि मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। अभी तक तो मैं नहीं कह पा रहा था कि मैं पेंटिंग कर, वो अशोक भौमिक सर का बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन है। फिर आप किस तरह का आर्ट फॉर्म ज्यादा एंजॉय करते हैं? देखिए मैं शुरू से फिगरेटिव करता हूँ। मतलब ओके। अगर तीसरी क्लास में भी बना रहा था तो फिश बना रहा था। लैंडस्केप्स मुझे पसंद नहीं है ओरिजिनली, इसलिए नहीं कि मैं लैंडस्केप किसी की पेंटिंग को देख के पसंद नहीं करता हूँ। लैंडस्केप्स आर ब्यूटीफुल थिंग, नेचुरल भी हम एंजॉय भी करते हैं। बट जब मैं पेंटिंग करने पे आता हूँ, मैं लैंडस्केप नहीं कर पाता हूँ। मैंने सिटीस्केप्स किए हैं, लैंडस्केप मैंने एक आध किया हुआ है बहुत पहले, लेकिन वो भी थॉट प्रोसेस के हिसाब से, जैसे ऑटम करके एक कभी किया था कॉलेज टाइम में, वो जी। कॉलेज फेस्टिवल में किया था। तो ऑटम, मतलब मेरे सब्जेक्ट्स जो हैं ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं, तो उसमें लैंडस्केप उसमें फिट नहीं बैठता। और अच्छा। जैसे सूज़ा ने कभी शायद बोला है, सूज़ा ने ही बोला है मेरे को जहाँ तक ध्यान है, उन्होंने बोला है कि ह्यूमन फॉर्म जो है वो
एक वंडरफुल सब्जेक्ट है अपने आप में। true. और मुझे मेरे लिए, क्योंकि मैं शुरू से फिगरेटिव रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, पेंटिंग भी मैं जब मैं 10 बाई 4 फुट या 5 फुट का जो पेपर रोल होता था केमलिन वालों का, उस पे जो मैं बनाता था, उसमें मैं बनाता था दशहरे का सीन। अब दशहरे का सीन में क्या है कि दशहरा तो हो ही रहा है, तो भीड़ पूरी, खोमचे वाले भी हैं, दुकानें भी हैं और लोग भरे पड़े हैं, क्योंकि मैं रामला ग्राउंड हम देखते रहे थे, वो बनाता था। या स्काउट्स कैंप फायर बनाता था, जो मैं जैसे स्काउट्स कैंप में गया, वहां से लौट के आया तो वो स्काउट कैंप बना दिया। तो मेरे सब्जेक्ट सारे फिगरेटिव होते थे। तो वो फिगरेटिव मेरा आज भी पैशन है। और मैं सिटीस्केप्स भी किए, मैंने हैड्स भी स्टडी किए हैं। लेकिन असली जो मेरा हाथ घूमता है ना, जो अगर मैं कैनवस पे पहली ड्राइंग करूंगा, चाहे बाद में वो हैड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि प्रोसेस होते हैं, पहुंचते पहुंचते आपको लगता है नहीं कुछ और कर लो, तो वो मैं शुरू करूंगा फिगर से। और अभी भी फिगरेटिव मेरा फिगरेटिव पैशन है। मेरे सब्जेक्ट थोड़े डिफरेंट है बस। सब्जेक्ट मेरे सोशल हैं। सब्जेक्ट्स ये हैं कि एक तो मेरे को मैं सब्जेक्ट पे बात करूं। जी जी, क्यों नहीं। सब्जेक्ट्स मेरे जो हैं, मैं मेरी पेंटिंग में जब तक कोई स्टेटमेंट नहीं होगी, मैं पेंटिंग नहीं कर पाता हूँ। ओके। मतलब मैं पेंटिंग को जब तक मेरा थॉट प्रोसेस से जुड़ेगी नहीं, वो मैं पेंटिंग कर ही नहीं पाता हूँ। अगर मैंने कोई मेरे को कई बार ऑनलाइन शो में मिलते हैं, जैसे एक मिला स्प्रिंग पे बनाना है। अब ओके। स्प्रिंग तो टोटली फोटोज का था। लेकिन हाँ। मैंने उनको बोला, वसंत राव हैं, मैंने उनको बोला सर मैं करूंगा तो अपने स्टाइल में। तो उन्होंने कहा नहीं जोएल, यू आर वेलकम। मैंने मैंने स्प्रिंग को लॉस्ट स्प्रिंग बनाया फिर। ओके। मतलब ऐसा वसंत जो खो दिया है। और ये वुमेन के ऊपर पेंटिंग है कि दो तीन पेंटिंग, तीन पेंटिंग बनाई थी मैंने, क्योंकि उसको बन गया था तो तीन बनाई मैंने, हालांकि उनको तो एक ही दी थी। तो वो उसमें ये है कि जैसे विमेन की जो प्रॉब्लम्स हैं, जब उनकी ग्रोथ होती है और उनके साथ अब्यूज हो जाता है, या वैसे ही नहीं बढ़ने दिया था, या सोशल सर्कमस्टांसेस जो इंडिया के हैं, जिस तबके को मैं बिलोंग करता हूँ, तो वो सब तो मैंने देखे हुए हैं। तो वो मेरी पेंटिंग में निकला फिर वो। अब तो मैं कोई भी आप सब्जेक्ट दे लो। अभी रिसेंटली एक सब्जेक्ट आया हुआ है मेरे पास, मैं उसको, क्योंकि अभी ऑनलाइन शो है, मैं उस पर बोलूंगा नहीं, लेकिन वो सब्जेक्ट मेरा नहीं है। मैं आपको ओके। पेंटिंग भेजूंगा। लेकिन जब उन्होंने बोला कि इस पे करना है, तो मेरे को लगा नहीं मुझे करना है, तो मैंने फिर वो उसमें वही है, फिर थॉट तो आना ही था। मैं पेंटिंग देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं ऐसे कह दिया, ये ऐसी सी बात है कि आपको बोला सब्जेक्ट बोलने के लिए कि आप बात करो वर्षा ऋतु पे, या आप बात करो नेहरू पे, या आप बात करो किसी कंट्री के ऊपर, आप उसमें से कहीं पे निकाल के उस फिलोसफिकल मैसेज पे आ जाते हैं। जी तो वो जी। अंदर होता है। बहुत बार हमें पता होता है लेकिन हम उस बारे में बात नहीं कर पाते जब तक मौका ना मिले, वैसा ही कुछ। अब वो नहीं, वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके पास रहेगा ही। रहेगा ही। और जब कोई इशू पॉपअप होता है, तो आपका वो भराश, जो जो जितने दबाव आए वो निकल जाता है। घर में भी ऐसे ही होता है कि आप किसी को कुछ नहीं कह रहे हो, कुछ नहीं कह रहे हो, कुछ नहीं कह रहे हो, सडनली किसी ने आपकी दुखती रग पे हाथ रखा, तो आप ये हो एकदम गया। आप बोलना चालू कर देते, तो फिर आप नॉन स्टॉप बोलते फिर हो। तो और जरूर। वो, हाँ, वो एक एक ये जनरल पैटर्न है। और इसको आर्टिस्ट के हिसाब से देखो तो बस्ट आउट है। जी। आपका जैसे अभी आर्ट, जो आपका आर्ट का पैशन है उस बारे में तो काफी बातें होगी। जो आपने कहा था कि आपको रोमांटिक मूवीज देखने का शौक है, तो आप खुद गाना वाना भी गाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत बेसुरा हूँ, और नॉर्मल बेसुरा नहीं हूँ, बहुत गंदा बेसुरा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गाने पसंद नहीं है। मुझे गाने बहुत पसंद हैं। अभी लता जी की डेथ हुई है, तो मतलब उनके बहुत सॉन्ग सुने, क्योंकि मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। उनके गाने ऐसे हैं, तो मेरे को और गाने याद नहीं होते मुझे। मेरे ना तो गाने याद होते, ना उनकी धुनें याद होती। कई बार मैं सुनता हूँ या ट्यून सुनता हूँ, मुझे पता लगता है। गाइड के गाने मुझे बहुत पसंद है। मुझे सैड सॉन्ग ज्यादा पसंद है। मेरी पेंटिंग्स में भी आप नेगेटिव देखोगे, वो क्यों है ये मुझे पता नहीं है। मैं लाइफ में खुशियां तो बहुत देखी हैं, लेकिन फिर भी दुखी तो पेंटिंग में तो दुखी निकलता है। और मुझे गाने भी दुखी पसंद। इनफैक्ट मैंने जो गाना आपको बताया, मैं सोच के उसके दर्द से ये एक डिपार्टिंग सोल्स वाला सॉन्ग है कि, वर्डिंग से तो समझ में आ रहा है जैसे डिपार्टिंग सॉन्ग। हाँ, मतलब उसमें ये है कि जो पोएट है, वो ये कहता है कि
जिससे वो प्यार करता है, उसको कहता है कि मैं ये सोच के उठा था उसके दरवाजे से कि वो मुझे रोक लेगी, मना लेगी मुझको, हम्म, और एंड में उसे बोलता है ना उसने रोका, ना मुझको मनाया, ना पल्लू ही पकड़ा, ना वापस बिठाया, और आहिस्ता-आहिस्ता जुदा होता चला गया मैं, ऐसे करके है वो। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग। मैं मेरे स्टूडेंट जब मेरे साथ कैंप में होते थे, तो जनरली वो मेरे से कहते थे सर आप गाओ गाओ, तो मैं कहता था मुझे ये गाना सुना दो बस। वो फिर कोई ना कोई स्टूडेंट मिल जाता था जिसको ये गाना पता होता। तो काश मुझे भी गाना पता होता, मैं भी आपके लिए गा देती। मैं क्योंकि मुझे गाना तो आपको वो लिंक भेज दूंगा, सुनना आप, हाँ, गाना बहुत ही प्यारा गाना है। और सर ये जो राइटिंग, जो आप रीडिंग करते हैं, तो जो रीड करता है वो, जैसे कि आप गुड ऑब्जर्वर भी है ऐसे आपने कहा, तो आप क्या रीड करते हैं, क्या पढ़ना पसंद करते हैं? अच्छा, मैं बता दूं कि मैं आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए राइटर, वो मेरा पैशन था। अच्छा। हाँ, और फिर कहानियां भी मैंने लिखी हैं, कुछ छपी भी हैं, कुछ तो बाल भवन की मैगजीन में छपी हैं, कुछ एक चकमक करके आती है, उसमें दो उन्होंने मांगे थे, मेमोरीज मांगी थी क्रिसमस को लेके, तो वो दो मैंने 2 बार मैंने उनको भेजा, तो दोनों बार छपी थी वो। लिखने का मुझे शौक रहा है, मैं बन नहीं पाया क्योंकि बहुत एप्रिसिएशन मिला नहीं, और लोगों को लगता था अच्छा, जितना मुझे रीडिंग का शौक है उतना मुझे रिसर्च का शौक है। तो हम्म, मुझे ऑफ़िशियली जब भी कोई काम मिलता था, या ज जनरली काम तो मेरे पास रेगुलर रहता था, तो मैं किसी थीम पे जब काम हो रहा था, मैं उस पे जाके लाइब्रेरी में बैठ जाता था और बहुत बुक स्टडी करता था, तो बहुत पढ़ता था। तो लोगों को लगता था ये कुछ कॉपी-वॉपी करता है, कुछ ऐसा कुछ करता है, तो बहुत एप्रिसिएशन मुझे राइटिंग में मिला नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद जब मेरे को ऑथरशिप मिली बुक्स की, आप कभी देख पाएँ या कभी मैं मिला तो मैं आपको एक गिफ्ट करूँगा बॉम्बे में ही। जरूर। तो वो बुक्स पूरी छठी वो 13 बुक्स की सीरीज़ है, इनफैक्ट 10th क्लास तक है वो। अच्छा। वो टेक्स्ट बुक्स हैं। एबीसी प्राइमरी लेवल की है, 1 टू 5 एबीसी जो है प्री प्राइमरी की है, 1 टू 5 प्राइमरी की है, 6, 7, 8 जो है वो मिडिल की है, 9, 10 जो है मैट्रिक जो होती है। ओके, ऐसे तो सीखते लिखना भी मेरा पैशन है, और मैंने मेरे अंशुल के मेरे बेटे के जब कुछ होता था तो मुझे कुछ बोल देता था कि भैया पापा मुझे ज़रा इस पे कुछ बना दो छोटा-मोटा ये वो, या वो कुछ लिखता था, कहता था इसको करेक्ट कर दो, तो वो मैं कर दिया करता। तो मुझे क्योंकि मज़ा आता है उसमें तो करता था मैं। तो ये जो आपने कहा कि आप का ना उदास चीजें पसंद करते हैं, लाइक जैसे कि आपने कहा, तो सर जी। वाइफ कैसे हैंडल करती है ये आपका अ, पर्सनल वो है? वाइफ़ उसको हैंडल नहीं कर पाती है। वो मिसेज़ जो है मेरी वो भी रिटायर्ड हैं, भी टीचर रही हैं पूरी ज़िंदगी। उनका ओके। पैशन ऐसा कुछ नहीं है, उनको गाने पसंद हैं, इस तरह के गाने भी सुन देती हैं, कई बार हम इकट्ठे भी सुनते थे। लेकिन वो बहुत एप्रिशिएट नहीं करती हैं इसको, इन सब चीज़ों को। तो वो शी इज़ अ वंडरफुल हाउसवाइफ, लेकिन इसको तो मैंने अकेले ही जिया है इस लाइफ़। अच्छा। व्हाट अबाउट योर आर्ट, मतलब आर्ट को आपकी वाइफ कैसे सपोर्ट करती है? सपोर्ट माँगना पड़ता है। वो सब आर्टिस्टों के केस में होता है, मतलब मुझे बोलना पड़ता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, या मुझे डिस्टर्ब मत करो, या ये तो चलता है। इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर वंस यू आर यूनाइटेड, वंस यू आर टुगेदर फॉरएवर। यू नीड टू कंप्रोमाइज़। तो वो चलता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लाइफ़ का पार्ट है। शी इज़ अ वंडरफुल वुमन, शी हैज़ हर ओन क्वालिटीज़, बट पेंटिंग का इतना वो नहीं एप्रिशिएट कर पाती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तो व्हाट इज द प्लान नेक्स्ट, अभी आगे क्या प्लान्स है? प्लान्स तो बहुत बड़े-बड़े हैं, बट आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट माय मेन मेन ईयर्स जिसमें मुझे करना चाहिए था। उसका लगता है कि थोड़ा और पहले करना चाहिए था, लेकिन फिर भी अब एवरीबॉडी इज़ आई एम आल्सो वेरी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स। तो मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, जितना आ गए हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जी। आज आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, या लोग मुझे मेरे को फ़ोन करते हैं, या मैं उन लोगों से बात करता हूँ, मेरे लिए यही मेरी अचीवमेंट है। बाकी खुदा ने अगर कुछ दिया आगे तो प्लान्स तो बहुत हैं। प्लान्स तो हैं, यूरोप में जाना है पेंटिंग लगाने, और मेरे को इन्विटेशंस आए हुए हैं। इनफैक्ट मेरी एक मे वॉश करके एक फ्रेंड है, वो फ्रांस से, उन्होंने मेरी एक पेंटिंग को देख के रिमार्क किया था, जोएल आई वुड लाइक टू सी योर वर्क इन फ्रांस। तो वो, लेकिन ये इतना इतना आसान नहीं होता है।
व्हेन यू फैमिली इंडिपेंडेंट हो तो आपने बोरिया बिस्तर उठाया कहीं भी निकल लो, फिर वो बच्चे हैं, बेटा था, उसके लिए उसकी भी कैरियर की बात है, फिर सेक्रीफाइस तो करते हैं और करना भी चाहिए। अब आप फैमिली बनाई है तो फैमिली को देना चाहिए, टाइम भी देना चाहिए और उनको ध्यान भी देना चाहिए, केयर करनी चाहिए। एंड आई लव माय फैमिली। सर आप हमारी ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे आर्ट के लिए, जो बडिंग आर्टिस्ट है उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? और मैं बोलूँगा तो ज़रूर, आपने मुझे पूछा है, मैं आई वुड ओपन माय माइंड ऑन दैट। लेकिन जनरली लोग ऐसी बातों को अगर यही बात कोई बहुत कोई सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। लेकिन आर्टिस्ट का अपना एक परसेप्शन होता है। मैं उस परसेप्शन को डिस्टर्ब किए बगैर बोल रहा हूँ कि जो न्यू अपकमिंग कमिंग आर्टिस्ट हैं, कि आप पैशन को फॉलो करो। हिट होती है, नहीं हिट होती, सेल होती है, नहीं सेल होती, काउंट नहीं करता। ऑनेस्ट रहो अपने लिए, आप अपने आप को खुद ही देखते रहो। एवरीबॉडी नोज़ व्हाट ही और शी इज़ डूइंग। ये मतलब सबको पता होता है हम क्या कर रहे हैं। धोनी को भी पता था मैं क्रिकेट क्या कर रहा हूँ, रोहित को भी पता है, विराट को भी पता है, गावस्कर को भी पता है, सबको पता है पैशन कैसे। हाँ, कोई ये सोच के इसमें आ रहा है कि ये ग्लैमरस वर्ल्ड है, तो फिर गड़बड़ है। फिर आप सिर्फ़ ग्लैमर के लिए क्योंकि आपके पास पैसा है या रिसोर्सेज़ हैं, तो आपको आर्ट में नहीं आना चाहिए। और आर्ट आ रहा है तो फिर आप गिमिक मत करो। और शॉर्टकट किसी चीज़ में नहीं होता। शॉर्टकट लाइफ़ में नहीं होता है। आप शॉर्टकट से पेंटिंग नहीं कर सकते। लोग आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपेरिमेंटिंग को भी आर्ट एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट ऑफ द क्रिएटिव माइंड है। लेकिन आप एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू लोगों को प्रूव मत करो। प्रूव तो आपको वही करना पड़ेगा। देखिए, जो आप गानों की बात कर रहे थे, एक लाइट क्लासिकल सिंगर हो या लाइट सॉन्ग्स हो, गज़ल्स गायकी करने वाला हो या वेस्टर्न करता हो, उसको बेसिक फंडे तो क्लासिकल के पता ही होने चाहिए। उसके बगैर नहीं कर सकते आप। क्लासिकल म्यूज़िक जब तक आपको नॉलेज नहीं है, जब तक उसका इन डेप्थ ज्ञान नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप ऊपर-ऊपर रह के खत्म हो जाओगे। ठीक है, वो थोड़ा बहुत मिलता है। मैं जब पेंटिंग करता था, मेरा जो फ्रेंड है वो मुझे एप्रिशिएट करता था। अभी भी हैं वो। वो हमेशा एप्रिशिएट करते हैं, अभी भी करते हैं। लेकिन मैं उसको सिर्फ़ एक ही बात कहता था, सतीश तू एप्रिशिएट कर रहा है, ये काउंट नहीं करता। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरे दोस्त एप्रिशिएट करते हैं, वो नहीं है। एप्रिसिएशन आएगी तो ऐसी जगह से आनी चाहिए जो जिसको कुछ नहीं पता। ऑनेस्ट एप्रिसिएशन आनी चाहिए, दैट इज़ द एप्रिसिएशन। और पेंटिंग बिकने से ज़्यादा है एप्रिसिएशन। मतलब पेंटिंग जो बिकती है उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। एक ने सोचा कि मेरे ड्राइंग रूम में रेड कलर के सेट पे जाएगी तो उसने लाल पेंटिंग खरीद ली। लेकिन एप्रिसिएशन अगर एक जेन्युइन आर्टिस्ट से आती है, एक एक ऐसे बंदे से आती है जो जानकार हैं सब्जेक्ट के, तो जानकारी है जी। फिर आपकी पेंटिंग जो है बिकने से बेहतर है। अभी मैं किसी से बात कर रहा था 2-3 दिन पहले, तो मैंने कहा था बिकना इतना ज़रूरी है नहीं जितना एक जेन्युइन एप्रिसिएशन आपको ज़रूरत है। हाँ, किसी को पसंद आना। हाँ, तो वो कई फॉर्म में आती है। आज जब आप मेरे से बात कर रही हैं तो ये एक फॉर्म है उस चीज़ की कि हाँ, एप्रिसिएशन। जी। सर हम लोग काफी टाइम से कनेक्ट होना चाह रहे थे और फाइनली वी आर हियर। सर आपको कैसा लग रहा है? मैम, मैं मॉर्निंग में मेरे को मैसेज आया था। आई वाज़ सो एक्साइटेड, आई टोल्ड माय वाइफ एंड माय वाइफ सन इज़ इन देयर यूके। तो अभी तक मैं उससे उसके टाइमिंग वगैरह 5.5 घंटे का डिफरेंस, तो मैं उसको बता नहीं पाया हूँ। लेकिन उसको मैसेज ये कर दिया भैया 7 बजे, क्योंकि उसका फिर जगने का टाइम 3:30 बजे करीब उठता है वो। रात भर जगते हैं लोग का स्टडी वगैरह के चक्कर में, तो फिर वो हमसे बात ये टाइम पे करता है। तो आज उसको बोला मिसेज़ ने कि भैया अभी तू फ़ोन मत करियो, कुछ मत करियो, अपने जो करना है करो, उसके बाद बात करेंगे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी एक्साइटमेंट थी। मैं इनफैक्ट बहुत हम्बली आपको थैंक यू बोलता हूँ। मुझे लगता है कि आपने मुझे इस लायक समझा, आपने मुझे मैसेज दिया, तो ये मेरे लिए देखिए, आप मेरे लिए एक सपोर्टर हैं मेरी ग्रोथ में। और लाइफ में कोई किसी को नहीं भूलता। मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैं हमेशा सबको बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि भई ये
आपने मुझे मौका दिया, एंड जेन्युइन मौके हैं सारे। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा जी कुछ पैसे ले लो, ये कर लो, या आप पेमेंट कर लो, ये करो। ये जेन्युइनली मेरे को अप्रिसिएशन है, तो ये मेरे लिए काउंट करती है, बहुत काउंट करती है, और मैं आपको इसका बहुत दिल से आभार देता हूँ। सर एक्चुअली मैं हमारे लिए भी ये बहुत गर्व की बात है। मैं हमेशा कहती हूँ सबसे कि मेरा एक पैशन ये एक बन चुका है कि द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में मुझे हर आर्टिस्ट को लाना है। एक मैं कहती हूँ ना, दिस इज द 91th एपिसोड, दिस वन। तो मुझे मतलब मुझे खुद को बहुत मोटिवेशन मिलता है जब मैं आप सब लोगों की जर्नी सुनती हूँ तो। मैम, आप पता क्या कर रहे हो, आप हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो। मेरे एक दो और चैट हुई थी, तो मैंने इंटरव्यू हुआ था इनफेक्ट, तो मैंने उनको बोला था कि आप जो कुछ कर रहे हो ये हिस्ट्री का पार्ट है। देखिए, अभी मैं कुछ नहीं हूँ, हो सकता है अभी उस जगह पे नहीं हूँ, कल को मेरे आपने 91 इंटरव्यूज किए हैं, 91 इंटरव्यूज में से अगर 10 लोग या 5 लोग वहां चले गए जहाँ जहाँ पे एक्सट्रीम होता है, तो जी वो जो उन पे रिसर्च होगी, उन पे स्टडी होगी, तब ये इंटरव्यू जो है एक डॉक्यूमेंट की तरह उनके सामने आएगा। आप समझो इस चीज, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये डॉक्यूमेंट एक किसी ने डॉक्यूमेंट सोचा नहीं। और ऐसा डॉक्यूमेंट है कि भाई किसको क्या पता था नेहरू जी होंगे, जी 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 या हुसैन हुसैन होंगे, सूजा सूजा होंगे, लेकिन जब हुए तो फिर जो बुक्स लिखते हैं, जो उनकी और थाउजेंड्स ऑफ बुक्स लिखी गई हैं हुसैन और सूजा के ऊपर, तो वो उसके लिए उनका स्टडी मटेरियल क्या है? उनका स्टडी मटेरियल ये है। मेरी ये स्टोरी आज डॉक्यूमेंटेड है कि मैं कैसे स्कूल से भागा और कैसे बालबन पहुंचा। तो किसी को अगर मेरे मरने के बाद अगर मैं इस लायक हुआ और मेरे को कोई स्टडी करना मांगता है, तो उसके लिए ये इंटरव्यू जो है वो आपको कॉल करेगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा, या फिर यूट्यूब पे जाएगा, खोजेगा उसको। जी। तो ये जो आप काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता आपको इसका कुछ बेनिफिट होता है नहीं होता है, लेकिन ये इतना बड़ा काम है जिसके लिए मैं 100% अप्रिशिएट करता हूँ, एंड आई वांट यू बेनिफिट टू। बहुत होता है। एक तो जो मेरा ये आर्टिस्ट के साथ में जो समय बीतता है, मैं इतना कुछ सीखती हूँ ऐसे। मतलब आई नेवर से आर्टिस्ट के बस अभी टाइम हो गया, अभी से रुकना पड़ेगा, बिकॉज आई एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। और दूसरा जो मुझे खुशी मिलती है मन को, अपना ही शो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इनफैक्ट अभी जब आप मुझे भेजोगे या जब भी पोस्ट करोगे, मैं उसको पता नहीं कितने दोस्तों को भेजूंगा, और मैं पहले भी हुए हैं, मैं रेगुलरली रिपीट करके देखता हूँ उसको कि मैंने कैसा बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है देखिए, आई एम ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी को यूं नहीं कहने के लिए तैयार हूँ कि भैया मैं बहुत तीस मार का हूँ या मैं तो स्नॉब हूँ, मैं कुछ नहीं। मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, चाइल्ड लाइक करेक्टर हूँ, और मुझे पसंद है कि मैं जैसा हूँ वैसे ही। मुझे फर्क नहीं हाँ, पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते मैं ये कहूंगी कि हमारे शो की ये स्पेशलिटी है। मैं अपने मुंह मियां मिठू कर रही हूँ कि हम लोग कभी भी जैसे बोलेंगे क्वेश्चंस क्या पूछोगे, आई नेवर से कि मैं ये पूछूंगी या वो पूछूंगी, बिकॉज एक नेचुरल दिल से बातें निकलती है, वो क्वेश्चंस देने से नहीं निकलती है। नहीं, मैं कोई पब्लिक इमेज के लिए जी नहीं रहा हूँ, तो मुझे तो क्वेश्चंस मैंने इनफैक्ट जब कोई प्रायोरिटीज वगैरह कोई मेरे से पूछता भी है क्वेश्चंस के लिए, मैं साफ मना करता हूँ, फर्क नहीं पड़ता। मेरी हाँ लाइफ मैंने जी हुई है, मेरे सामने है, खुली किताब की तरह सामने है। और मैं अब इस उम्र में क्या करता हूँ, मैं रात को जब लेटता हूँ तो मैं रिकॉल करता रहता हूँ लाइफ के, पता नहीं कितने पार्ट हैं ऐसे, तो वो मुझे रटे पड़े हैं। आप मुझसे 10 बार पूछोगे, 10 बार यही स्टोरी मिलके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर नहीं, कनेक्ट। थैंक यू टू योर ग्रुप, टू यू एंड टू एवरीबॉडी एसोसिएटेड विद यू। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा ओकेजन है कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अवर इनफैक्ट प्लेजर, अवर आपके प्लेजर। साथ साथ मैं यूट्यूब पे हूँगा, यूट्यूब से मैं लोगों के साथ जुड़ूंगा, जो कोई देखना मांगेगा तो जरूर देखेगा। जी एंड जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो। थैंक यू वेरी मच, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू।